नमस्कार। 2024 की गर्मियों में भारत ने अपने इतिहास के सबसे विनाशकारी गर्मी की लहरों में से एक का अनुभव किया। इस बार जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में जैसे जैसे ये महीना बीत रहा है, हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड और उत्तर पूर्व राज्य से बाढ़, भूस्खलन और खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं बाढ़ की। और विश्व के अन्य भागों से भी हमने सुना है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी है, पूरी चपेट में है पूरा जंगल। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन, इंडोनेशिया में बहता ठंडा लावा, भारत, तंजानिया, केन्या, चीन, दुबई, ओमान, बहरीन, ब्राजील, कतर, यहाँ सब जगह जानलेवा बाढ़ की। और ये सूची असीमित है, आप गिनती करते जाइए। आपदाएं, भूकंप और तूफान से लेकर बाढ़ और सूखे तक प्रतिवर्ष लगभग 40,000 से 50,000 लोग मारे जाते हैं। ये पिछले कुछ दशकों का औसत है और ये कई रिपोर्टें दर्शाती हैं इस बात को। मनुष्य भौतिक पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है, ये हम सभी जानते हैं। और अधिक जनसंख्या, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन जलाना और वनों की कटाई, ये सब कारण है। इस तरह के परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है, मिट्टी के संरक्षण ना होना, खराब वायु की गुणवत्ता और पीने योग्य पानी ना मिलना, ये सब इसी के कारण हो रहा है। आज हमारी दुनिया प्रकृति के अब तक के शायद सबसे अशांत दौर का अनुभव कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है होना चाहिए कि मानव जाति प्रकृति की रक्षा करने में विफल रही। जलवायु परिवर्तन हमारे समय का एक निर्णायक मुद्दा है और हम एक निर्णायक क्षण में हैं, इस बात को हमें मानना होगा। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर खाद्य उत्पादन के खतरे में डालने का कारण बन सकता है, हम डाल सकते हैं। और उससे लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर तक की जो परेशानियां, वो जिससे विनाशकारी बाढ़ का खतरा और भी बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जो व्यापक पैमाने पर काम हुआ है, उसके बारे में हम लोग आए दिन सुनते हैं। और आज की जरूरत है कठोर कार्रवाई की, और उसके बिना भविष्य में इन प्रभावों का बचने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। और आगे जितना हम लोग इसमें लापरवाही बरताएंगे, वो कार्य उतना ही कठिन और महंगा होता जाएगा। सदियों से हमने चर्चा की है कि विकास के प्रति हमारा दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग कर रहा है, और ये बात सही है। इस कार्यक्रम में उस बहस और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों में एक छोटा सा योगदान। आज के कार्यक्रम में चर्चा, बहस और जनता को जागरूक करने के लिए मेरे साथ 3 विशेषज्ञ हैं। श्री MC मेहता जी हैं, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको उनके योगदान का एक हल्का सा झलक बताऊं। वो एक पर्यावरण अधिवक्ता हैं, जो पर्यावरण के साथ पशु कल्याण, नागरिक अधिकार, सामाजिक कार्रवाई, आपदा और मानवीय राहत, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार के विषयों में, और गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सेवा और बाल संरक्षण, ऐसे कई अधिकार जैसे मुद्दों पे लड़ते आए हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जो एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है, रामन मैग्सेसे पुरस्कार, उससे भी उन्हें सम्मानित किया है। और हमारे साथ मेहता जी के साथ चर्चा में जुड़ेंगे जुवेश गुप्ता। वह एक पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विकलांगता और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और जीवेश ने 2010, अगर मैं सही याद करूं, तो अपना कॉर्पोरेट कैरियर छोड़ दिया और एक दशक से अधिक समय से आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंट
बने हुए हैं। वह कई समूहों और आंदोलनों में भी सह संस्थापक के रूप में सक्रिय रहे हैं, जिनमें दिल्ली में जो डियर पार्क है वो उसमें हिरण बचाने के लिए भी उनका काफ़ी हिरणों को इधर से विस्थापन करने की बात हो रही थी, उसमें भी काफ़ी योगदान रहा है। और जीपीआर कॉलोनियों में 50,000 से अधिक पेड़ों को बचाने का जो आंदोलन चला था उसमें भी जीवेश शामिल थे। और हमारे साथ चर्चा में जो एक और साथी हैं आनंदजीत गोस्वामी, आप अशोका सेंटर फॉर पीपल सेंट्रिक एनर्जी ट्रांसिशन अशोका यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय रिसर्च फेलो हैं और मानव रक्षा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज के स्कूल ऑफ बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस में निदेशक और प्रोफेसर रहे हैं। मेहता जी, आप हम सबसे मतलब यहाँ जितने भी हैं सब में सबसे वरिष्ठ हैं। आपकी और आपसे पहले की पीढ़ी ने क्या गलतियाँ की जो ऐसी आपदाएं वर्तमान पीढ़ी भुगत रही है, और हमारी पीढ़ी क्या गलतियाँ कर रही है जिससे हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को परेशानी हो? ऐसा है कि ये जो जब मैं बचपन में था तो मुझे याद है मैं 2 नदियाँ पार करके तो अब स्कूल जाता था, और उस समय जो है वो हमने ये नहीं सोचा था कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ये डेवलपमेंट तो एक इशू जो है वो लेटर आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सुबह उठना, 4-5 बजे जाना, फिर उसके बाद वापस आना, शाम को वापस आना, 4 बजे स्कूल बंद होता था तो 5 किलोमीटर चलना, 5 किलोमीटर आना। तो मैं तो उस जनरेशन, उस टाइम के से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो चेंजेस तो बहुत आई हैं, लेकिन ये चेंजेस जो है वो अच्छाई के लिए नहीं आई। हमें जो है वो नदियाँ तो ख़त्म हो गई, और फिर उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो अभी देखिए पहाड़ के पहाड़ नीचे आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये सारी की सारी मैन मेड है, ये हम लोग उसके दोषी हैं। प्रकृति का किसी वो, क्योंकि अब आप माँ को जो आप कितना मारोगे, जब आप मार लिया ख़त्म, पूरा ही ख़त्म करोगे तो ये तो कोई भी चीज़ जो है उसका रिएक्शन तो होता है। जैसे न्यूटन का लॉ है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ये चीज़ का। तो ये चीज़ें जो ठीक नहीं थी, और हमारी सरकारों को भी, पूरी वर्ल्ड की जो है वो सारी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब के सब, तो वो एक क्लब बन चुका है आज की वर्ल्ड में। और वो कहाँ क्लब में जाके बैठो, बातें करो, यूएन के सारे जो भी हो रहा है, तो दे आर नॉट टेकिंग, द कंट्रीज आर नॉट टेकिंग इट इज़ अ सीरियस इशू। करेक्ट। और जब अगर ये ऐसा करेंगे और अपनी आंखों को बंद करके रखेंगे तो ये पूरे संसार जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, और इसको वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड का ख़त्म होने का मतलब हुआ कि आप जब सारे के सारे हिमालय के नीचे आ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, हम यहीं रहते हैं, मैं अभी देहरादून में था तो ऊपर से पहाड़ नीचे आ रहा था, सीधा उस तरफ जाओ तो कहीं उस तरफ से आ रहा है। तो आप वो सारे के सारे पहाड़ जो है वो नदी में आ रहे हैं, फिर नदियाँ बंद हो रही हैं, फिर उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो ये चीज़ें जो है जब तक हमारी भारत सरकार और इंटरनेशनल वर्ल्ड के सारे लोगों को इकट्ठे होके ये देखना चाहिए कि अगर हिमालय हम नहीं बचा पाएंगे तो और क्या करेंगे। हिमालय तो एक सारे सबको प्रोटेक्शन करते हैं, पूरी एयर वाटर सब कुछ वहीं तो है। तो ये चीज़ें जो है वो इनके विषय में हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और देखिए ये सरकारें जो है, ये जो नेता लोग हैं, ये तो अपनी अपनी पार्टियों का रूल करने के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए रहे चले गए, लेकिन ये जो जनरेशन्स हैं वो तो हम आगे कितनी सेंचुरीज हो सकता है आगे जाएंगे। अब हम 2000 साल की बातें करते हैं कि भाई हम तो हमारा तो कैलेंडर तो उतना ही है ना, लेकिन उससे पहले भी तो था। तो पहले जो है वो जो रास्ता दिखाया था, अगर हम स्पिरिचुअल जितने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें देखें तो वो तो यही है कि आप जो है वो सबॉर्डिनेट हैं। मदर अर्थ जो है और ये नेचर जो है, हम वो माँ है हमारी,
तो हम अगर माँ का जो है वो आदर ही नहीं करना छोड़ देंगे तो माँ जब उसके हम अब क्या करना चाहते हैं, हम उसकी आँखें बंद करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो माँ कभी ख़त्म नहीं होगी लेकिन हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। सर, क्या लगता है कि जो पिछली पीढ़ी की गलतियां थी, क्या वो इस पीढ़ी ने समझ लिए हैं, या वो पीढ़ियां फिर से, हमारी पीढ़ी भी वही गलती कर रही है? जी, सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि हम लोग टू मटेरियलिस्टिक हो गए। तो जब इतना मटेरियलिज्म हर चीज़ में जो है, अब आज कोई भी सरकारें करती हैं तो डेवलपमेंट, भाई पहली तो बात ये है कि डेवलपमेंट मॉडल है क्या, बताएं तो सही, हमारी सरकार भी बताए। सारी वर्ल्ड में हम यूएन में बैठ के सेंट्रल क्लब एक बन जाता है, उसमें बातें करते हैं, फिर वही चीज़ें जो है वो बहुत ही क्रीमी लेयर्स वाली बातें चीज़ें आ जाके पब्लिक को बता देते हैं। तो आज जो सामने जो हमारे पर आ रहा है उसके लिए जो क्या ये नेता लोग, चाहे वो यहाँ की सरकारें हों दूसरी कंट्रीज़ की सरकारें हों, क्या वो बचा पाएंगी हमें? और उसका जो है वो अगर कल नहीं होगा तो पूरी वर्ल्ड की में इतनी भारी स्थिति आ जाएगी जिसको परले बोलते हैं, डिज़ास्टर हो जाएगा। करेक्ट। तो वो उसके तो हम एज ए सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, हम एक कंट्री के सिटीज़न नहीं है, हम सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड हैं जी। तो उस समय जो है वो हमें खुद इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यानी सर आप सीधी तरह से कह रहे हैं कि हम एज सिटीजन जिन नेताओं को इलेक्ट करके भेजते हैं, शायद पिछली पीढ़ी ने वही गलती की थी, हम भी वही गलती ना करें और उन लोगों को सेलेक्ट करके भेजें जो इन विषयों पे संवेदना रखते हों और सहानुभूति रखते हों कि क्या करना चाहिए। और एक जो कॉर्पोरेट कल्चर है जो कि एनवायरनमेंट को दरकिनार कर देता है, उससे बचने की ज़रूरत है, यही आप? जी, जितना ज़्यादा मटेरियलिज्म को हम बढ़ावा देंगे जी, जितनी बड़ा जो है वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे जो है वो हमारी हमारी जो गीता या उस जितने भी जो स्क्रिप्चर्स हैं या कोई भी अब वेद जितने भी हैं जी, क्या उनमें जो सारा का सारा एनवायरनमेंट है। हर जहाँ कहीं भी आप देखोगे कि वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने सारा दिया और पढ़ते थे, सारा कुछ होता था, तो वो संस्कार बने थे। इन सरकारों ने तो चाहे वो भारत हो या कोई दूसरे कंट्रीज़ में भी हो तो उन्होंने तो संस्कार तो दिए नहीं। और जब मटेरियलिज्म ही ऊपर आ गया है और अब आज का राजा जो है वो मटेरियलिज्म है कि भाई आपके पास दौलत कितनी है, मैं शादी करूँगा तो मैं अपने लड़का या लड़की को 5,000 करोड़ का खर्चा करूँगा या 50,000 करोड़ का करूँगा। तो अब करोड़ों में बात आती है, हमारी तो हज़ारों, मतलब आप अंदाज़ा करिए कोई भी हो। मैं एग्जांपल मेरा तो ये कहने का ये सामने हम प्रदर्शन करते हैं जी, कि ये देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और इसके लिए तो उल्टा जितना सिंपल हो वो उतना ही अच्छा होगा, वही खूबसूरत भी लगेगा और वही संसार को पर्यावरण के लिए भी ठीक है। बिल्कुल, पर्यावरण की तो उसी के साथ है जी, नहीं तो हम बचे नहीं पाएंगे। जी। जीवेश, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा कुछ है जो हमारी पीढ़ी कर सकती है? जैसा कि मेहता जी कह रहे हैं कि हम लोगों को सतर्क भी रहना पड़ेगा और कुछ प्रोएक्टिवली कुछ करना भी पड़ेगा। मैंने जो भी थोड़ा सा काम किया है पिछले 1 दशक में, मुझे ऐसा लगता है पिछले 10 साल में, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं, जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए लड़ना चाहते हैं या लड़ते हैं, वो माइनॉरिटी में है। तो पहले तो उस माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि सरकारें जो हैं और लोग जो हैं, स्पेशली इंडिया में और इंडिया जैसी और भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, गरीबी इतनी है कि लोग रोटी कपड़ा मकान की उसमें लड़ाई में लगे रहते हैं, तो एनवायरनमेंट उनके एजेंडा पे आता ही नहीं है। तो वो लोग मेजॉरिटी में रहते हैं और हमारे जैसे एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं। और उसी मेजॉरिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, वो किसी की भी बात नहीं करना चाहते, ना वो गरीब की बात करना चाहते हैं, ना वो एनवायरनमेंट की बात करना चाहते हैं। तो अभी माइनॉरिटी जो सड़क पर निकलती है तो सरकारों को ये लगता है कि सरकार तो वोट बैंक देखती है, सरकारों को ये लगता है कि ये जो माइनॉरिटी है ये मुझे मैटर ही नहीं करती। ठीक है, ये लोग 4 दिन आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, हल्ला मचाएंगे, कुछ गलत करेंगे पकड़ लो, नहीं गलत करेंगे चुपचाप करने दो इनको, घर चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है। हम लोगों ने कहीं प्रोटेस्ट करे हैं, हम लोग सड़कों पर निकले हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट थे। और एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी गए, कुछ वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों से मिले, तो उन लोगों का कहना ये था कि अमेरिका जो है, अब उसको जाके क्यों नहीं बोलते,
तो हम लोगों की हद ही छूट गई, क्योंकि हम लोगों को ये लगा कि यहाँ पर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली में, तो हम अमेरिका को जाके क्यों बोलेंगे। वो अमेरिका में अमेरिका के लोग बोलेंगे, पर यहाँ पे जो लोग हवा गंदी हो रही है उसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी आ रहा है, वो हम समझते हैं। बट अगर हम कहें कि यहाँ पे हवा साफ करिए, तो हम उसके लिए अगर अमेरिका हमसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहा है तो हम उसको मैच कर लें, फिर हम भी उतने प्रदूषण करें। मतलब या तो अभी कहना चाह रहे हैं, या कह रहे हैं कम करना है तो कम करना है, तो यहीं से शुरुआत कीजिए, उसके अमेरिका को जाके क्यों बोलें। तो वो एक ऐसा वो है, कॉन्ड्रम क्रिएट कर देते हैं कि आप उसमें फंसे रहिए और सोचते रहिए। आनंद जी, आप कई पर्यावरणविद के साथ काम कर चुके हैं, कई सालों का आपका तजुर्बा रहा है। आपका क्या विचार है जो मेहता जी ने उल्लेख किया? नहीं, वो एकदम मेहता जी ने जैसे बताया एकदम सच्चाई बताया है। तो उसमें काफ़ी सारे, तो सब जब मेहता जी बता रहे थे गीता का उन्होंने संदर्भ दिया, तो मुझे गीता में एक श्लोक है, मतलब गीता का जो तीसरा जो पड़ाव है वो कर्मयोग के बारे में काफ़ी बोलता है, उसके एक्सटेंशन कर्मयोग के बारे में। और गीता में बोलते हैं कि हर इंसान 3 तरीके के होते हैं। जो मन से चलता है जो इंसान, उसको कर्मयोगी बनना चाहिए। जो बुद्धि से चलता है तो वो अवेयर अलर्ट होता है। और एक होता है जो इंटेलेक्ट से चलता है और हार्ट से चलता है, तो उनको श्रद्धा भक्ति से चलना चाहिए। तो मैं सोच रहा था जब मेहता जी बात कर रहे थे कि मैं आज की यूथ को अगर सोचूं, मैं ये सिचुएशन को थोड़ा सा एक ऐसे तरीके से देखना चाहता हूँ, जैसे आपने डिस्कशन से पहले बोले थे कि हमारे पास जब एक 80 के दशक में मेहता जी थे और भी काफ़ी सारे लोग थे जो हमारे इंस्पिरेशनल मॉडल है। आज एक बच्चा जब इंस्टा रील में बिजी है, मैं भी इस टेक्नोलॉजी का एक विक्टिम प्रोडक्ट दोनों ही हूँ, मैं भी एक जूझ रहा हूँ इसके साथ, इसके ऊपर डिपेंडेंट भी हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ इंस्टा रील में, क्या एक शादी के अग्रेसिव मैनिफेस्टेशन, उन्होंने शादी का एक रेफरेंस भी दिया। शादी यहाँ ना एक बहुत इम्पोर्टेंट एक समाज का चित्र को दिखा रहे हैं, किसी का भी शादी हो। हमने सक्सेस फेलियर के प्रति जो एक जो इक्विटेबल बैलेंस होता है, सिंप्लिसिटी वो देता है, उस सामाजिक वैल्यू को ही तोड़ दिया लास्ट 25 साल में। मुझे लगता है वहाँ हम, और उसको रिवाइव करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम से। बट मैं एक जगह काफ़ी होपफुल हूँ, मैं जब आज के बच्चे लोग स्कूल में जाता हूँ, देखता हूँ, मुझे लगता है ये बच्चे शायद एक रेवोल्यूशन के जन्म भी देंगे, क्योंकि ये लोगों का क्राइसिस बहुत डीप होगा सब जगह से। एक रोल मॉडल भी नहीं है, बन घुसे भी है इंस्टा के दुनिया में जहाँ सब कुछ फेक है। फिर एक घुटन सा आने लगेगा, एनवायरनमेंट भी एक घुटन के थ्रू से गुजर रहा है। जो ये सब डिजास्टर्स जो रहे एनवायरनमेंट का, ये घुटन है जो सामाजिक घुटन का प्रतिफलन है। तो जब तक सामाजिक घुटन नहीं जाएगा तब तक एनवायरनमेंट का घुटन भी नहीं जाएगा। 2023 में आपदाओं के कारण करीबन 26.4 मिलियन नए आंतरिक विस्थापन हुए हैं। ये आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की वैश्विक रिपोर्ट 2024 में रिलीज हुई थी, उसके हिसाब से। तो और विश्व बैंक के अनुसार शीघ्र और ठोस जलवायु और विकास कार्रवाई के बिना 2050 तक 2016 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक जलवायु प्रवासी बन सकते हैं। ठोस कार्रवाई जरूरी है, ये रिपोर्ट ने कहा है। मेहता जी, हर स्तर पर जो कुछ चल रहा है उसके अलावा ऐसी कौन सी कार्रवाई की जा सकती है कि जो अभी ये जितनी स्थिति खराब हो सकती है उसको बचाया जा सके? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो ये सेल्फ रोल है। फ्रेंकली, अगर हम सारे इंडिविजुअल्स, मैं एक सिटीज़न का, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम यहाँ की बात करें तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, रिवर्स, लेक्स एंड हैव कंपैशन फॉर एनिमल लाइफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। तो ये ड्यूटीज़ में है जी, लेकिन ये ड्यूटीज़ जो है वो अगर वहीं पे ही पढ़ने के लिए या वकीलों के पढ़ने के लिए या कोर्ट में, तो उनका कोई इतना लाभ नहीं होगा। ये तो स्कूल्स में मैंने सुप्रीम कोर्ट ने इसके आदेश दिए हुए हैं सारे के सारे, दैट एनवायरनमेंट शुड बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस।
आज तक मेरी उसके साथ पे लड़ाई हो रही है सब की सब, कि वहाँ पे कोर्ट ने जो दिए उसके बाद 2 बार कंटेम्प्ट भी लगी। चीफ सेक्रेटरी सारे के सारे कंट्री से बुलाए भी गए और उन्होंने भी कहा कि जी हम करेंगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो लोग जब या जो इंस्टीट्यूशन से जब बात होती है तो वो फिर भी रिलक्टेंट है, करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है भाई, आप बच्चों को अभी तक नहीं समझाओगे तो बच्चे जो है वही चीज़ें जो है वो ट्रैश खाएंगे, वही चीज़ें। इतना नहीं, बढ़ के एक तो हो गया कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हैबिट्स भी तो हमें बदलनी पड़ेंगी जी। क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं सकेंगे, और तभी रोकेंगे हमारी हैबिट्स भी जी। बदले। और हम जो है वो जितना मल है, जितने गंदगी है, सारी की सारी यहाँ की दिल्ली की ही आप देखिए कि सारी की सारी यहाँ पे जमुना जी में जाती है। जी। और जमुना जी वहाँ से जब गुजरती हैं तो मेरे उसमें मेरे केसेस है सारे। जमुना मैली केस था, उसमें जो सारे के सारा मैंने कोर्ट में आर्ग्यू भी किए, डायरेक्शंस भी हुई हैं, जी। सारा कुछ हुआ। लेकिन कहने का कि जब तक देखो ऊपर से पावर ऊपर से चलती है जी। तो ऊपर से पावर होते हैं, जिसे आजकल डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में तो प्रधानमंत्री से शुरू होगी, नीचे तक जाएगी। तो अगर वहाँ से ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नीचे से ऊपर तो जाने में सालों लग जाएंगे। जी। तो 5 साल का पीरियड होता है, चले जाएंगे। तो हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जो हमारे जो नेता हैं उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी बनती है। सबसे बड़ा जो है वो इस वक्त हिमालय की चोटी के ऊपर समझ लीजिए वो चढ़ जाते हैं। जी। मंत्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, सारा कुछ है, और उन्होंने कानून भी पार्लियामेंट में बनते हैं। ये तो ड्यूटी, अपनी ड्यूटी तो निभाएं। जी। देखिए मैं जैसे अपनी कह रहा हूँ कि मेरे से जितना हो सकता है मैं कर सकता हूँ एज ए सिटीजन। जी। लेकिन जितनी पावर उन लोगों के पास है, वो अगर चाहें तो सिलेबस को इमीडिएटली 10 दिन में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। मतलब विजन और मिशन के साथ एग्जीक्यूशन भी वो तो रीढ़ की हड्डी है जी। अगर उसको जो है वो आप देखोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, वो तो चीज़ ही चल भी नहीं पाएगी ना। और बड़ी बात ये है कि जब आपने इवन डिस्पाइट दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दिए, सारे के सारे चीफ सेक्रेटरीज भी कोर्ट में आए, उन्होंने फिर कहा, लेकिन अभी भी मुझे कितने लोगों ने पीएचडी तक भी कर ली जी। और वो भी कहा कि जी हम जो है वो हम पढ़ाएंगे, हर इंस्टीट्यूशन में होगा ये सारा के सारा। अगर ऐसा भी हो जाता तो उसमें अगर फ़र्ज़ किया उसकी फेलियर भी होती, लेकिन वो 25% अगर फेलियर हो और 75% सक्सेस हो तो तब भी बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं आनंद जी। क्या ये सच नहीं है कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम करने के लिए जो नागरिकों और न्यायपालिका द्वारा विभिन्न प्रयास किए हैं, जो मेहता जी ने भी बताए, वो और सरकार के प्रयास जो हैं अपर्याप्त हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है? क्या ये साबित कर रहे हैं क्या? जी, जो मेहता जी ने बोले हैं वो सच भी है, और कुछ जगह है जो जहाँ थोड़ा मैं ऑलवेज थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ चीज़ों में, क्योंकि एक सामाजिक घुटन है जो मैंने पहले भी बताया, तो उससे निकले कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने करीब 97-98 में कॉन्स्टेंजा करके एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट, वो तेरा और इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट और काफ़ी सारे इकोलॉजिकल थिंकर्स मिलके एक एस्टिमेट निकाले कि ग्लोबली, जो जैसे सर बोल रहे हैं, ग्लोबली अगर एक ग्लोबल एनवायरनमेंट जीडीपी अगर मापा जाता है, दिखा जा रहा था, उसका मेजरमेंट अगर मैं रुपए टर्म्स में भी देखूं, मेटेरियली भी अगर देखूं, वो 2 गुना है देन ग्लोबल जीडीपी। इसका मतलब मैं अगर और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं उत्तराखंड के फॉरेस्ट और इस पर्यावरण को, प्रकृति को सही तरीके से रखूं, वो 95,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है हर साल उस स्टेट के जीडीपी को। उस फॉरेस्ट के वजह से 300 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उस फॉरेस्ट को ठीक से माँ की तरह पालने की वजह से 3,200 करोड़ का फ्यूल वुड क्रिएशन हो रहा है, जो एक लोकल कम्युनिटी लाइफ को लीड। उस फॉरेस्ट को ठीक से रखने की वजह से 1300 करोड़ के फ्लड से हो सकता है, जो फ्लड को वो रोकेगा, वो फॉरेस्ट वो सॉइल को ठीक रखेगा, और उसके वजह से करीब 1200 करोड़ और इकोलॉजिकल सर्विस जनरेट होगा, जो हमारे
आने वाली पीढ़ी के एक इंतज़ाम और एक जुगाड़ बनेगा जो एक सही तरीके से आगे बढ़े। तो मैं सीरियसली कभी-कभी मैं यही सोचता हूँ, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये भी लोग क्यों समझते नहीं हैं? मुझे लगता है कि ये इसके पीछे सर जो बोल रहे वो तो है ही सही, बट एक बहुत ही डीप डिजीज़ आ गया है हमारे समाज में या पूरा पृथ्वी में। तो वो डिजीज़ साइकोलॉजिकल है। वो जब तक हम क्योर नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स, नंबर्स सब कुछ दिखा रहे कि मैंने आपको अभी बताया डेटा नंबर, डेटा। और ये उत्तराखंड का स्टेट का खुद का कैलकुलेशन में कोड। हाँ, और आज हम हालत देख रहे हैं उत्तराखंड की क्या। और आज उत्तराखंड में इसके बावजूद राजस्थान मैंने बाहर नीचे आ मैंने गया। इसलिए उत्तराखंड का लिया, अगर वो स्टेट के लोग अपने ही कैलकुलेशन को देख के लोगों को बोलते भाई साहब हमारा स्टेट में इतना पोटेंशियल है, इसको हम ठीक से मेंटेन करें रुपए के टर्म्स में। सही बात। शिवेश, क्या भारत और विश्व स्तर पर की जो सरकारें हैं वो जैसे मेहता जी ने भी कहा कि जमीनी स्तर पर जो सच्चाई है, क्या उस सच्चाई को समझ नहीं पा रही हैं या नज़रअंदाज कर रही हैं? मेरे हिसाब से समझ भी पा रही हैं, मतलब देख भी रही हैं, समझ भी रही हैं, और शायद उनके पास कहीं ना कहीं इसको ठीक करने का रास्ता भी है। पर हर एक को ये लगता है, जैसे प्रोफेसर अंजीत ने कहा, बहुत ही हंसने की बात है कि आप जो है एक इकॉनमी को जो जिस तरीके से है अभी, उस तरीके से आप अगर 100 रुपये उससे जनरेट करते हैं, तो आप उसको काट के, पेड़ों को काट के, सड़कें और बना के आप 80 रुपये जनरेट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ऐसे कुछ कहने की जो इसका जो तात्पर्य निकलता है वो यही निकलता है जी। कि आप जो है 100 रुपये की चीज़ को तोड़ के, मरोड़ के और उसको उखाड़ के उसमें कुछ नया लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि देखिए हम 80 रुपये जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि शायद लोगों को आज तक समझ आया ही नहीं कि कुदरत हमें कितना दे सकती है। उसका आंकलन शायद बहुत ही लिमिटेड लोगों ने किया, या लोगों को समझ नहीं आया, तो इसलिए हमारे आज ये दशा हो गई है। तो इसमें जो है, इसमें बहुत ही क्लियर है। आई थिंक सोल्यूशन है, सोल्यूशन पढ़ाई में है। बहुत बच्चों को पहली कक्षा से अगर समझाया जाए कि उनको क्या करना है, क्या घरों में कैसे करना है, अपने को कैसे कूड़ा नहीं फेंकना है सड़कों पे। अब जैसे हम अपने घर में बच्चों को बताते हैं कि आप उसका आरओ का जो पानी बचा हुआ है उसको संभालिए, उसको पौधों में डालिए, कपड़े धोने के काम आएगा, पोछे के काम आएगा। उसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बच्चों को दिखाना कि तितली कैसी होती है, बच्चे तितली पकड़ना चाहते हैं, उनको भगाओ तितलियों के पीछे। तो बच्चों का एक कुदरत के साथ जुड़ाव बनेगा। वो जो जुड़ाव है, अब आज जैसे मेरे घर में हम लोग कहते हैं कि बच्चे को जो है अभी वो दे देते हैं, PS4 दे देते हैं, या PS4 से पहले टेक्नोलॉजी के iPad ला देते हैं। तो मैंने कल ही अपने घर में कहा कि मैंने कहा iPad नहीं आएगा, क्योंकि iPad के बाद तो PS4 आएगा। तो क्योंकि मैं बहुत घरों में, बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों घरों में देख रहा हूँ कि बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। बच्चे प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं। प्रकृति से दूर जा रहे हैं। प्रकृति दूर जाएंगे तो उनको समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है। जो अंजीत जी ने बताया, जो साइकोलॉजी है, वो इसी से डेवलप होती है। एक सिस्टम जो समाज जो है उस साइकोलॉजी में अगर चले जाता है तो फिर वापस लाना मुश्किल हो जाता है। मेहता जी, आपने प्रदूषण संबंधित और कई और विषयों पे कई वर्षों से काम किया है, और नीति और सार्वजनिक रूप में भी आपने जिस तरीके से अपना योगदान दिया है, आपको कहीं लगता है कि जो चिंताएं आपने उभारी थी या सामने रखी थी, लोग उसको समझ पाए हैं या उसका असर हुआ है? मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अगले सवाल उसी से जुड़े हुए हैं। नहीं, मेरा तो ये कहने का है कि देखिए, जहाँ तक कोर्ट का है, कोर्ट ने तो सारा कुछ जो काम, ये जितने भी जो अभी जो कुछ बच भी रहा है, वो फ्रेंकली वो कोर्ट की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इसमें। और वो भी क्योंकि जितनी भी अब याचिका जितनी भी जो है वो लगे कोर्ट में, मैंने डाली, लोगों ने अपने किसी हाई कोर्ट में गई वहाँ के, तो ये जुडिशरी का एक बहुत भारी जो है वो एहसान है कि वो उन्होंने जो है वो सुना, और उसके बाद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को और ड्यूटी को उन्होंने एनफोर्स करने की कोशिश की, एंड दैट्स ए ग्रेट थिंग। पर यही चीज़ जो है ये हमारे पर, मेरे पर नहीं लागू होती या आपके ऊपर खाली नहीं होगी जब तक कि नेता ऊपर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से शुरू नहीं हो।
जी वो जो ऊपर से प्रेसिडेंट से शुरू होती है और नीचे तक जाएगी। तो तभी जो है अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसका एक मिशन बनाए, एक सेल ही इसकी क्रिएट होना चाहिए। इसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना बनाना चाहिए एज एन एमरजेंसी सिचुएशन। इट इज़ एमरजेंसी इन दिस कंट्री फ्रेंकली टुडे। और अगर वो नहीं करेंगे तो वो खुद उसी में ही डूब जाएंगे। नहीं, हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी जिसमें मैनिफेस्टो को लेकर बात की थी कि उसमें पर्यावरण का कितना प्रतिशत मतलब हर राजनीतिक दल जो है जी, हाँ। बात कर रहा है, और वो सिर्फ 2 दलों के अलावा हमें कोई और दल नजर नहीं आया जिसने इस पे बात की। नहीं, तो आपकी बात सही है आनंद जी, क्या ये आज संभव है कि जो मेहता जी ने सफलतापूर्वक किया, चाहे वो न्यायपालिका के साथ किया या लोगों के साथ मिलकर किया, क्या हमारे पास समय नहीं है जो 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 जितना समय लेके मेहता जी ने किया, क्या हमारे पास उतना समय है बचाने के लिए? पहले तो मैं अगर इस प्रश्न को ही ऐसे पहले इसका एक प्रोलॉग दे दूं, मेहता जी तो और एक नहीं हो सकते। तो क्योंकि वो जिस समाज और जिस मूवमेंट से हर इंसान एक टाइम और एक समाज के प्रतिफलन और प्रतिबिंब होते हैं। जी। तो मुझे जो लगता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे प्रतिफलन, हमारे प्रतिबिंब, हम उनके प्रतिबिंब देखते थे 80 में हम जब जन्म लिए, तो वो प्रतिबिंब हमारे ऊपर आया, वो प्रतिच्छवि हमारे साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आया। करेक्ट। ये इसका एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल लेंस से मुझे लगता है कि आज के एनवायरमेंटलिज्म को देखना चाहिए। और आज आप समाज को देखिए, फिर आज समाज, आप प्रॉब्लम सिर्फ शहर का नहीं है, प्रॉब्लम पूरा समाज का है। आप अगर सिटी से दूर थोड़ा, मैं डिफरेंट गांव में जाता हूँ, अभी थोड़ी दिन पहले मैं यूपी दारानगर वगैरह कुछ और इसी सिलसिले में गया, कौन क्या एस्पायर कर रहा है वहाँ पे। तो एस्पिरेशन का कंस्ट्रक्ट जब बदल जाता है, समाज में टेक्नोलॉजी का एक इन्वेशन है जो आएगा, एआई और भावी होगा हम लोगों के ऊपर, हमें एक नए तरीके से एक मूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं होपफुल हूँ, बट हमें, जैसे मेहता जी जैसे लोग, जो लोग बहुत ही मेरे हिसाब से पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स थे, इनके पोस्ट मॉडर्निज्म को हमें नए तरीके से रूप देना पड़ेगा। और ये हमें, हमारे पीढ़ी, स्कूल किड्स को ये बताना पड़ेगा कि इनकी जो स्ट्रगल, अब जीवेश की वजह से, मेहता जी की वजह से मैं इनके 2 किताब थोड़ा पढ़ पाया, इनके किताब पढ़ रहा हूँ, बट जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो सब सिचुएशन जहाँ एक्चुअली वो किताब अगर आप उनके पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, उनके मूवमेंट्स शुरू हुए हैं एंटी अल्कोहल से लेके क्या नहीं किए। तो मेहता जी के जैसे लोग और ये स्ट्रगल जो है, ये सिर्फ एक चीज़ से आप इनको नहीं देख सकते, एक समाज जो उस टाइम पे था, क्योंकि पर्यावरण सबसे जुड़ा हुआ है। तो जीवेश, जो चीज़ मेहता जी ने कहा, आनंद जी ने भी कहा, आप बच्चों के साथ बहुत सालों से काम करते आए हैं, आप एक संस्था भी है जिसमें भी आप काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये पीढ़ी है ये बात समझ पा रही है? कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? जिस तरीके से आनंद जी कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को उम्मीद है, आपको लगता है कि नहीं, पीढ़ी में बहुत ये लोग दर्द को देख रहे हैं, पर कितना समझ रहे हो कहना बड़ा मुश्किल है। पर कुछ बच्चे हैं जिनको मैं, जैसे बच्चों के बीच में जाता हूँ, तो कुछ बच्चे हैं जो समझ रहे हैं। पर होता क्या है कि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, अब जो ये पीढ़ी बड़ी होगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी और इनकी ज़रूरतें और बढ़ जाएंगी। तो वो जो डिमांड और सप्लाई की जो साइकिल है और जो इनकम की साइकिल है, उसमें जैसे ही आई थिंक 9वीं 10वीं 11वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, तो ये लगता है कि अब मैं कितनी पूंजी अब इकट्ठी कर लूँ, कैसे मैं, क्योंकि अगर हम मीडिया में सारे दिन शादियाँ दिखाएंगे 5,000 करोड़ की, तो मैं कल परसों यही कह रहा था कि मैरिज ब्यूरो वालों की चांदी हो गई, और घर में जो लेडीज़ हैं जिनके बच्चों की शादी होनी है, वो अपने पति पे कितना प्रेशर डालेंगी कि और कमा के लाओ। नहीं, संवेदना है क्या? संवेदना, मेरे को ये जानना जरूरी है कि बच्चों में संवेदना नजर आ रही है क्या? देखिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही बताई आनंद जी ने कि साइकोलॉजी अगर आपने बचपन में बना दी तो वो आगे तक बढ़ेगी। तो आपको संवेदना, देखिए, समझना अलग है, संवेदना अलग है। आपको संवेदना नजर आती है? संवेदना है, पर वो बच्चे जो जिनमें संवेदना है वो माइनॉरिटी में है। ठीक।
मेहता जी, हमने कई आंदोलन देखे हैं, चिपको, नर्मदा आदि, जो मुख्य रूप से लोगों के आंदोलन थे। और जहाँ लोग विरोध कर रहे थे, मतलब सड़कों पे उतर के विरोध कर रहे थे। और फिर एक दशक आया 1990 और उसके बाद का, जहाँ हमने देखा कि जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं या जो डिबेट्स भी हुए हैं, उनमें भी देखा हमने कि कहीं ना कहीं वो बदल गया है। आपको लगता है कि ये जो बदल गया है, इसके लोगों का आकर्षण और चिंतन खो दिया है? मतलब कहीं कहीं जो चीज़ मैं संवेदना की बात कर रहा हूँ, क्या वो पीढ़ी बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वो आकर्षण और संवेदना, वो चिंतन जो है, कहीं खो दिया? नहीं, वो जो चमक जो थी ना, वो धीमी हो गई है। जी। तो वो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, और देश के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये जो पीढ़ी है या आगे की पीढ़ी आने वाली, उनके लिए भी बहुत अंधेरा है होगा। तो ये इसके लिए तो जब तक वो वापस अपनी जड़ों पर नहीं आएंगे, जब पेड़ अगर अपनी जड़ ही छोड़ना शुरू कर देगा तो गिरेगा, तो अब तूफ़ान आएंगे। तो ये जो तूफ़ान अभी इस वक्त आ रहा है, वो चाहे वो प्रदूषण का हो या जो जलवायु की वजह से हो रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये सारा उसी के कारण से है। और ये अगर फर्ज किया अभी आज भी इन सरकारों को, नहीं तो ये सरकारें भी नहीं रहेंगी जी। कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये सब भाग जाएंगे। क्योंकि क्या कारण क्या होना, ये प्रकृति तो किसी का लिहाज नहीं करेगी कि ये आदमी प्रेसिडेंट है, ये आदमी चीफ मिनिस्टर है, ये है, वो तो सबको लेगी। जब बाढ़ आती है तो कितना भाग जाएंगे, कितनी कहाँ भागेंगे। तो ये परले जो है इस वक्त जो है वो हमारे पर पूरी तरह से हमें देख रही, जैसे घुराता है ना एक शेर जो है, या दूसरा कोई भी किसी दूसरे जानवर को या किसी इंसान को भी, तो वो समझ जाना चाहिए कि भाई ये खतरनाक है। जो पिछले कई सालों से प्रकृति ने हम लोगों को एक तरीके से अलार्म, ये सारे सिग्नल दिए। देखिए, माँ गंगा को भी नहीं छोड़ा जी, जमुना जी का हालत देखिए जी, जितनी भी रिवर्स हैं कंट्री के, वो ऑलमोस्ट सारे मैंने किए हैं, कवर किए हैं अपने पिटीशन के द्वारा, या मैंने लोगों की आर्ग्यू किए, वो सब में हालत ऐसी है। अब ग्राउंड वाटर तक भी नहीं छोड़ा हमने, वहाँ पे इतना 500 फुट नीचे तक जो है कई जगहों में जल में देखा है, आंध्र प्रदेश और दूसरी जगहों में। फिर उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो सारे का सारा कचरा जा रहा है। आप जो SD की इंडस्ट्री जो है सारा का सारा आराम से नीचे सुराख कर दिया, चला गया। तो ये तो एक इतना घिनौना, मतलब क्या ऐसा गुनाह है कि इसको तो माफ़ नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को पकड़ना, हमारी जो बॉडीज़ हैं को इस तरह की कोई पुलिस को कोई नहीं एजुकेट किया जा रहा है जी, या जो बाकी की जो संस्थाएं हैं, एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने हुए, वो भी उनको भी बनाया हुआ है। कोई कोर्ट करेगा तो तब थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है, जो इफेक्टिव नहीं है, उनको ब्लंट कर दिया गया। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि उनको तेज़ करें। जी जी जी। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर उनका मंत्री ही जो होगा, जो जिसके अंडर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है, अगर वो ठीक है तो वो कहेगा कि मुझे तो हर वीकली रिपोर्ट आनी चाहिए। गंगा जी एक आज तक गंगा जी को मैंने ये केस जो था फाइल किया था 85 में जी, जब माँ गंगा के वहाँ के ऊपर के हिस्से में जो है मैंने पढ़ा, पेपर में पढ़ा था कि भाई वो इसको आग लग गई। अब मेरे लिए बड़ा अचंभा था कि भाई आग कैसे, पानी को कैसे आग लग सकती है। जी जी। तो मैं वहाँ पे गया जी, और वो था ये जो हरिद्वार के पास में जी। तो वहाँ पे वो इंडस्ट्री जो थी, वो दोनों की दोनों इंडस्ट्री सारा कुछ फेंक रही थी, और किसी ने जब ऐसे माचिस सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाई और ऐसे फेंक दिया, तो पूरे का पूरे जो ड्रेन जो थी वो उसको जो वो अब आग लगने शुरू हो गई। इतना टॉक्सिक था सारे के सारे। ये हरिद्वार की बात है, मेरी याचिका में उसमें है। तो मैं तब देखा कि भी ये तो ये आग कैसे लग सकती। मैं वहाँ गया, देखा, और उसके बाद जो है मैं ये तो मेरी आँखें खुली कि ये ऐसा है। तो तब से वो, अब केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो जब तक कोर्ट का जो है वो केस रहता है, लाइव रहता है, डायरेक्शंस मिलती रहती हैं, कुछ ना कुछ जो वो असर होता है। लेकिन अब देखिए 10% काम अगर हो भी रहा हो, या 50% भी अगर सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट के द्वारा, पर वो एफर्ट्स तो जुडिशरी की है। तो ब्यूरोक्रेसी की क्या है,
जो जो एग्जेक्टिव है जिसका काम ही यही है, उनका काम तो यही है। वही है मेहता जी। अभी देखिए, अब केदारनाथ मंदिर को जी। दिल्ली में बुरारी में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। मतलब ये कहाँ का मतलब भगवान के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है। नहीं नहीं कि देखिए, एक तो आस्था है जी जी। और एक क्या है कि सिर्फ जो मंदिर है वही चिंता का विषय है क्या? उसके आसपास जो ना ना ना, वो नहीं, बाकी जीव नहीं है। जंतु, हाँ, मनुष्य, पहाड़, हाँ पर्यावरण है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है उसका। तो मतलब ये सही कह रहे हैं कि राजनीतिक सोच अगर ऐसी होगी तो मतलब हमें इससे ज़्यादा प्रलय का सामना करना करना पड़ेगा। पड़ेगा जी। मैं एक बार क्या हुआ, मैंने अब मैं एक बड़े व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा अब मेरा बच्चा जो है वो उसको अस्थमा हो गया। मैंने कहा क्या, क्यों, क्या बात हुई? तो कहने लगे नहीं नहीं, वो मुझे पता लगा कि जो प्रदूषण है वहाँ पे, मुझे डॉक्टर ने बताया कि भाई इसकी जो लंग्स भी ख़राब हो रही हैं, वो भी ख़राब हो रहा। तो इस काफ़ी बड़ा व्यक्ति भी था, पावर में भी था। तो मैंने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फिर मतलब ऑर्डिनरी सिटीज़न हूँ, पर आप मेरे से क्या रहे हो? कहते नहीं, मैंने तो कोशिश कर ली है, तो कुछ नहीं हो रहा। आप अंदाज़ा करिए। और फिर वो जब मैं कोर्ट में गया, मैंने खुद मालूम किया, सारा कुछ देखने के बाद सैंपल को मैं लिए, मैंने फिर कोर्ट में बॉटल अपने हाथों से मैं भरता हूँ, क्योंकि किसी को मैं कोई गलती भी कर सकता है जी। मुझे कोर्ट में अपीयर होना था। तो मैंने वो जब बॉटल दिखाई तो जज ने कहा और दिस रम, ऐसा कलर उसका, वो बॉटल आज तक भी है मेरे ऑफिस में कहीं पड़ी हुई है इस वक्त। जी। तो मेरा ये कहने का है कि जब मेरे पर आ जाए अब, तो तब तो मैं बात करूंगा पर्यावरण की, तब तो मैं बात करूंगा कि जी हाँ, ये तो अब बंद होना चाहिए। अब उस मंत्री का या किसी का जो बेटा जो है या बेटी जो है वो बीमार होगी, तो तब चिंता आ गई। तो ये मेहता जी, नहीं आपने होना इससे चाहिए। जुड़ा हुआ सवाल है, मतलब जहन में आता है, आप जैसी पीढ़ी जो है न्यायपालिका को बार बार दरवाजा खटखटाते थे। क्या आज न्याय की पीढ़ी है, जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि अब देखिए, इट इज़ लाइक ए वास्ट सी, वर्ड की बात हम करते हैं। तो वर्ड की बात जब एक सुप्रीम कोर्ट या एक कोर्ट ने, उसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर है कि एनवायरनमेंट कोर्ट शुड बी सेट अप ऑल ओवर द कंट्री। जी। आज तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की विल नहीं बनी कि वो एनवायरनमेंट कोर्ट्स बने। सिर्फ एक दो हैं, एक यहाँ पे है फरीदाबाद के पास में है, कभी आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई एक है, एक कहीं और है। वो भी सिर्फ जब मैंने वहाँ पे उसकी वायलेशन की, तो मैंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, और नहीं हो ही नहीं रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो तब चीफ सेक्रेटरी सारे के सारे बुलाए कोर्ट में गए, उन्होंने तब तो अपना वो भी लिख के दिया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एनवायरनमेंट कोर्स होने चाहिए। तो कहने का कि जो चीज़ जो इम्प्लीमेंट करवा सकता है, वो अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन हों, तो वो लोग जो है वो, ताकि कोर्ट जो है, आप देखिए हर आदमी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, तो उनके लिए तो अगर आपके पास यहीं पे है, इसी एरिया में है, तो अब आप इमीडिएटली जाएंगे। सही। तो ये है। आनंद जी, आपने साइकोलॉजी की बात की, लोगों के जो समझ है उसके बारे में बात की। क्या शहरी और ग्रामीण लोगों में अंतर है पर्यावरण के बारे में, या जो दृष्टिकोण रखते हैं पर्यावरण के? अभी इस समय का सबसे बड़ा इशू है, जो गीता में एक श्लोक में बताते हैं ना, कि इक्विटी रखना सारी स्थिति में, तभी एक इंसान ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख पाता है। बट अभी समाज ऐसे हो गए, हम सब कोई और बनना चाह रहे हैं। तो ग्रामीण सभ्यता भी शहर बनना चाह रहा है, शहर कुछ एक अलग ही कुछ मॉन्स्टर बनना चाह रहा है। इन दोनों के बीच टाउन्स, टियर 2 टाउन्स, टियर 3 टाउन्स, सब लोग कुछ और बनना चाह रहे हैं। अब ये कुछ और क्या है, यही क्राइसिस है सबका। एंड दिस गोज टू द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल ऑल्सो, करेक्ट, क्योंकि यू आर नॉट सेल्फ कंटेंट। सो इफ़ यू इमेजिन, सॉरी मैं थोड़ा अंग्रेजी और अगर शहर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर माता है या ग्रामीण सभ्यता एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक सबकॉन्शियस है, उसका निजी सबकॉन्शियस होना चाहिए कि मैं हूँ।
अगर ये सोच आ जाएगा तो मैं हूँ, मतलब मुझे बनाने के लिए पर्यावरण ऑटोमेटिकली आता है। मैं शहर नहीं बनना चाहूँगा, मैं में ही खूबसूरत हूँ। ये जो एस्थेटिक्स है कि ब्लूमिंग के लिए मुझे कोई और नहीं बनना है आप, और यही प्रॉब्लम, इसलिए तो शादी में इतना दिखावा है। दिखावा कल्चर मतलब वहाँ पे आपका आंसर है कि ग्रामीण और शहर में क्या अंतर है। जी ट्राइबल्स ऐसे नहीं सोचते। वो उम्मीद है कि वो उम्मीद है मुझे, आई थिंक उनके साथ ही रहूँगा जाके। जी वैसे 8 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 का कहा गया है कि मानव जाति के इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में आज अधिक मानव बल द्वारा विस्थापित हो रहे हैं, जिस तरीके से विस्थापना हो रही है। माइग्रेशन, हाँ, पर्यावरण वर्णीय प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह के जबरन विस्थापन हो रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कह रही है। और ये अधिक बढ़ भी सकता है और बढ़ रहा है। इसका राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रभाव मेहता जी ने भी थोड़ा बताया, अंजीत जी ने भी बताया। आप क्या सोचते हैं कि ये दोनों प्रभाव पड़ते हुए आप इस संकट को कैसे देखते हैं और संभावित समाधान क्या हो सकता है? क्या इन पर जो सारे हितधारक हैं उस पे विचार करेंगे या क्या ज़रूरत है कि हम इस विषय को सड़क पे लाएं? क्योंकि आज सबसे बड़ी जो विडंबना है, लोग अपने कमरों में बैठ के इन विषयों पे बात कर लेते हैं, लेकिन सड़क पे जब आने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। शायद डर है या लेकिन प्रलय तो रुकने नहीं वाला है। जैसे मेहता जी ने बताया, वो ये नहीं देखेगा कि नेता कौन है और एक आम व्यक्ति कौन है, वो गीता के श्लोक की तरह सब कुछ समानता कर देगा। तो आपका क्या लगता है जी? देखिए, ऐसा है कि हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी माइग्रेशन हुई, जो हम लोगों ने मतलब पढ़ा और समझा, वो फोर्स माइग्रेशन जो होती है, उसमें जो सबसे बड़ी हुई वो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ, तब लोग भारत से, मतलब जो भारत बना उससे पाकिस्तान गए और जो पाकिस्तान बना उससे भारत आए। तो उससे कहीं गुना बड़ा, मैं तो नहीं कहता कितना बड़ा, पर शायद हज़ारों गुना बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन जो है वो आने वाले समय में देखी जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरा जो आपने कहा कि ये लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से जाएंगे, ये तो कह सकते हैं कहाँ से जाएंगे, और कहाँ जाएंगे वो नहीं पता, क्योंकि वो जाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो अब ये एक इतना बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर चिंतन आज अभी से शुरू होना चाहिए। और जितनी भी ये कॉप की मीटिंग्स होती हैं और गेट टुगेदर होते हैं, ये सब मतलब 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में, और सब लग्जरी में बैठ के बात करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हवाई जहाज़ों में बैठ के आते हैं जो इतना प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये लोग मतलब इस पर क्या करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये माइग्रेशन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर ये शायद मीडिया दिखा नहीं रहा है कि मीडिया के पास और बहुत चीज़ें हैं दिखाने के लिए। आज जब देखिए, जैसे आपने ही कहा, केदारनाथ के मंदिर को यहाँ लाने की बात हो रही है, तो उसके अलावा जो है, अब हम जब बहुत साल पहले बोलते थे कि आप लोगों को धर्मस्थलों पे जाने के लिए प्रतिबंध लगाइए, और हर साल में, जैसे चाइना के साथ फोर्स्ड है, कैलाश मानसरोवर इतने ही लोग जा सकते हैं जी, तो उतने ही लोग अगर 1000 लोग रिक्वेस्ट करते हैं, 200 लोग भेजते हैं, 200 लोगों को भेजते हैं, बाकी 800 को मना करते हैं, अगले साल के लिए डालते हैं। तो हम ऐसा बद्रीनाथ के लिए क्यों नहीं करते, केदारनाथ के लिए क्यों नहीं करते? हमें लगता है कि लोगों का धर्म में बहुत विश्वास है, और लोगों को मना करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और शायद पॉलिटिकल क्लास को लगता है कि भाई ये धर्म जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों के धर्म में आस्था बना के रखें। और उस धर्म में आस्था के चक्कर में आज पहाड़ों में, सड़कों पर इतना वजन है कि सड़कें नीचे आ रही हैं, पहाड़ नीचे आ रहे हैं। तो वो जो सारी लड़ाई है, उस लड़ाई में लोग कहाँ जाएंगे? आज जोशीमठ है जैसे, अब अगर सरकार से जाकर पूछे कि अब जोशीमठ के लोगों को, अगर जोशीमठ नीचे आ जाता है, जो लोग बचेंगे उसमें, कि अभी तो लोग कहीं गए नहीं वहाँ से, तो जाएंगे कहाँ? तो अगर उनको जो बचेंगे उनको कहाँ लेके जाएंगे आप? तो उसका जवाब नहीं है। तो जब प्रलय आएगी और हर जगह लोग पानी में तैर रहे होंगे, अपना बचा रहे होंगे, पहाड़ नीचे आ रहे होंगे, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। आज जो बुलेट ट्रेन की बात करिए, तो वहाँ मैंग्रोव काट रहे हैं, मैंग्रोव काटे समुद्र पूरा उसमें आ जाएगा। मैं आज से 20 साल पहले जब MBA करता था, तब मैकेंजी की रिपोर्ट आई थी कि 2030 में जो है बॉम्बे पानी में चला जाएगा, या 2025 में कुछ था ऐसा। तो अब बॉम्बे पानी चला जाएगा, सबको लगता है मजाक है। आज मैं बोलूँगा जाके चिल्ला के सड़क पर, तो कहेंगे पागल है, बॉम्बे पानी में जाएगा क्या? पर एक दिन, एक रात
मतलब वो मिनटों में ऐसा होगा कि बॉम्बे पानी में चला जाएगा, और जब बॉम्बे पानी में जाएगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे वो किसी की वजह नहीं। सही मतलब आपने कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया है, वहाँ पे उंगली रख दी है। पता चल रहा है कि क्या आखिर में, जैसे मेहता जी ने भी कहा, रणजीत जी ने कहा कि अगर राजनीतिक दल और राजनेता इस बात को ना समझें तो जिस तरीके से कि नीचे से बात ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। जब तक उस लेवल से बात नीचे नहीं आएगी और इसका कुछ निवारण नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा था कि देखिए, चर्चाएं, विमर्श चलती रहेंगी, और जो आज हमने किया है वो एक इस विषय में एक बूंद मात्र है इस पूरे महासागर में, जिस महासागर में ये बातें चल रही हैं पर्यावरण के बारे में। और मतलब हम इसको एक अध्याय के रूप में देख रहे हैं, इसको एक ख़त्म नहीं कर रहे हैं इस विषय को। तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे अध्याय को, इसको यहीं एक विराम देके हम जब दूसरा अध्याय लेके आएंगे तो हम इसी पर्यावरण के और जो जुड़े हुए विषय हैं उन पे ध्यान देंगे। और समझिए कि तब तक इस दुनिया को बचाने का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाई है, हम उम्मीद करते हैं आप भी जितना अपने क्षमता के साथ कर सकते हैं। जैसे मेहता जी ने कहा कि अगर छोटी से छोटी भी आप उसमें दान देते हैं, या जीवेश ने कहा कि बच्चे अगर लिफाफा कूड़ेदान में डालने की आदत आगे तक ले जाएं, या खर्चा कहाँ पे करना है वो सोच के करें। आनंद जी ने कहा कि एक साइकोलॉजी को बदलने की ज़रूरत है। अगर ये सब हम करेंगे तो उम्मीद है कि जो प्रलय की बात हम कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा रोक पाएंगे, थोड़ा कम कर पाएंगे कि उसकी गति जो है तो वो कम हो जाए। जीवेश, मेहता जी, आनंद जी, धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि और भी हम इस विषय पे आगे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।